चलिए आज का टॉपिक है एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जब लिखते हैं किसी भी मॉलिक्यूल का तो क्या लिखते हैं, उस मॉलिक्यूल के एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को उसमें हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, लिखते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम लोग इथेन को लिखते हैं, इथेन किसको लिखते हैं, इथेन, तो ये हो गया एल्केन का सेकंड मेंबर। 10th में आप लोगों ने पढ़ा था एल्केन। एल्केन फैमिली जो होता है उसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2 और ईथ का मतलब n की संख्या 2 होती है तो फॉर्मूला आता है C2H6। तो जब आपने कार्बन और हाइड्रोजन के एक्चुअल नंबर ऑफ एटम से फॉर्मूला को रिप्रेजेंट किया तो ये हुआ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, और जब आप इसके सिंपलेस्ट रेशियो को निकाल लेते हैं, यानी 2 और 6 का सिंपलेस्ट रेशियो निकालते हैं तो 2 से 6 कट के 1:3 आता है। और अब जब फॉर्मूला आप लिखते हैं CH3 तो ये कहलाता है एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है, यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया, द फॉर्मूला दैट रिप्रेजेंट the actual number of atom in a molecule। ऐसा फॉर्मूला जो कि किसी मॉलिक्यूल के एक्चुअल नंबर ऑफ एटम को रिप्रेजेंट करता है उसको कहते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है, द फॉर्मूला दैट रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ द एटम। ठीक है, जो भी मॉलिक्यूल हम लिखते हैं उनमें जो एटमों की संख्या है, जो परमाणुओं की संख्या है, उसका जब सिंपलेस्ट रेशियो यानी कि उसका जो अनुपात का एकदम सिंपल फॉर्म हम निकालते हैं और तब उसका फॉर्मूला लिखते हैं तो उसको कहते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है द फॉर्मूला that represent the actual number of atom in a molecule is called molecular फॉर्मूला। कोई दिक्कत किसी को, सभी लोग समझ गए, जितने एक्चुअल नंबर ऑफ एटम होंगे फॉर्मूला में वो हो गया उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और जब एम्पिरिकल फॉर्मूला की बात आएगी तो ये क्या होगा, सिंपलेस्ट रेशियो होगा। द सिंपलेस्ट रेशियो, द फॉर्मूला that represent the simplest ratio of number of atom in a molecule is called empirical formula। समझ में आया बच्चों सभी आप लोगों को? जैसे इथेन का हमने एग्जांपल लिया, इथेन में जब दो एटम कार्बन के और 6 एटम हाइड्रोजन के होते हैं तो वो उसमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम होता है जो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताते हैं। और जब हम इसका रेशियो सिंपलेस्ट रेशियो निकाल लेते हैं तो ये 1:3 आता है और तब जो फॉर्मूला हम लिखते हैं वो क्या होता है, एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो दिस इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ इथेन और ये क्या हो गया हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ इथेन। ठीक है, सभी लोग समझ गए? अब देखिए यहाँ पर कि अगर दूसरा और तीसरा एग्जांपल और अगर हम लोग इसमें लेना चाहें तो आप देखिए ले सकते हैं। जैसे अगर हम लोग लेते हैं ग्लूकोज, ग्लूकोज में जो नंबर ऑफ एटम एक्चुअल प्रेजेंट होते हैं वो होता है C6H12O6, यानी कार्बन के 6 परमाणु,
हाइड्रोजन के 12 परमाणु और ऑक्सीजन के 6 परमाणु। जब हम इसका सिंपलेस्ट रेशियो निकालते हैं तो ये रेशियो कितना आता है 6:12:6, यानी 1:2:1। ठीक है, तो जो इंपेरिकल फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा CH2O। तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया C6H12O6, लेकिन जो इसका इंपेरिकल फॉर्मूला हो गया वो क्या हो गया CH2O। इसी तरीके से अगर हम इथाइन को लिखते हैं, इथाइन अल्काइन फैमिली का है, अल्काइन फैमिली का पहला मेंबर है जिसका फॉर्मूला एक्चुअल फॉर्मूला जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो क्या होता है C2H2। और जब हम इसका सिंपलेस्ट रेशियो निकालते हैं 2:2 यानी 1:1, तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है CH। ठीक है सभी लोग समझ रहे हैं। अब अगर हम बेंजीन को लेते हैं, मान लीजिए बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H6। और जब हम सिंपलेस्ट रेशियो निकालते हैं तो ये क्या आता है 1:1, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा CH। तो इस तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा कि जितने एक्चुअल नंबर ऑफ आइटम से हम फॉर्मूला लिखते हैं वो होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और जब एटम का सिंपलेस्ट रेशियो निकाल करके फॉर्मूला लिखते हैं तो ये होता है हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला को समझ लेते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है, दोनों फॉर्मूला हम कैसे रिलेट करेंगे एक दूसरे से, कैसे ये संबंधित हैं, कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इस चीज को पढ़ लेते हैं। तो देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है ये होता है n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला, n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब देखिए n का मतलब क्या है यहाँ पर, तो जैसे हमने इथाइन लिखा C2H2 और इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला हमने क्या लिखा CH, तो जो हमारा सिंपलेस्ट रेशियो था 2:1 का जो 1:1 आया, तो ये क्या आया 2 से आया ना, यानी इसमें अगर हम इसको 2 से गुना कर दे रहे हैं तो फॉर्मूला हमको C2H2 मिल जा रहा है, यानी यहाँ n की संख्या कितनी है 2 है। उसी तरह से अगर हमने बेंजीन लिखा C6H6 तो इसका जो सिंपलेस्ट रेशियो आया वो क्या आया 1:1। यहाँ फॉर्मूला फिर हो गया CH, लेकिन CH को गुना कितने से करेंगे 6 से, तब आएगा ना बेंजीन का फॉर्मूला। तो इसका मतलब यहाँ n की संख्या कितनी हो गई 6, तो यही होता है n। अब है कि ये n निकलेगा कैसे, इस n की संख्या हम लोग निकालेंगे कैसे। तो देखिए n को निकालने के लिए हम लोग करेंगे मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। ठीक है, जो भी मॉलिक्यूल होगा उसका मॉलिक्यूलर मास आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, और डाटा कुछ ऐसे दिए हुए होंगे जिससे आप एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल लेंगे। उस मॉलिक्यूल का एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल लेंगे, और अभी हम आपको बताएंगे भी कि किस तरीके से जो डाटा गिवन होता है क्वेश्चन में उससे हम एम्पिरिकल फॉर्मूला को निकालते हैं। एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने के बाद उस फॉर्मूला के मासेस से हमको क्या मिल जाएगा एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। इन दोनों का जब हम अनुपात निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे, तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा n का वैल्यू। ठीक है, कभी कभी कुछ क्वेश्चन में वेपर डेंसिटी दी हुई होती है, क्या दी हुई होती है वेपर डेंसिटी। तो मॉलिक्यूलर मास जो है वेपर डेंसिटी को डबल करने से निकल जाता है। क्या करने से, किसी न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आपको दिखेगा कि वहां मॉलिक्यूलर मास ना देके क्या दिया हुआ है वेपर डेंसिटी, तो आप वेपर डेंसिटी का डबल करके मॉलिक्यूलर मास निकाल लीजिएगा और तब फिर आप n की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, यहाँ सभी को समझ में आ गया। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकलेगा n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला, और n का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो मॉलिक्यूलर मास
बाय इंपेरिकल फॉर्मूला मास। ठीक है, किसी किसी क्वेश्चन में डायरेक्ट मॉलिक्यूलर मास ना देके वेपर डेंसिटी दी हुई होगी तो आप उसको डबल करके मॉलिक्यूलर मास को निकाल लेंगे। अब नेक्स्ट पेज पे हम लोग ये देखेंगे कि इंपेरिकल फॉर्मूला निकालते कैसे हैं, जो क्या क्या डाटा आपको दिया रहेगा और उन डाटा से हम किस तरीके से इंपेरिकल फॉर्मूला को निकालेंगे, क्योंकि फॉर्मूला मिलेगा तब तो आप इंपेरिकल फॉर्मूला मास निकाल पाएंगे ना। तो अगले पेज पे हम लोग देखेंगे। ठीक है, इंपेरिकल फॉर्मूला, इंपेरिकल फॉर्मूला को हम निकालेंगे कैसे, अगर आपको डाटा दिया हुआ है। ठीक है, तो डाटा जो दिया हुआ है वो क्या दिया रहेगा, आपको एलिमेंट दिए हुए होंगे जिससे कि वो मॉलिक्यूल बनेगा। ठीक है, उस एलिमेंट का परसेंटेज दिया हुआ होगा, क्या दिया हुआ रहेगा, परसेंटेज, उसकी प्रतिशत मात्रा जो है वो दी हुई होगी। आपको करना क्या है, जो परसेंटेज दिया हुआ है उसको उसी के एटॉमिक वेट से डिवाइड कर देना। जो भी एलिमेंट है उसका जो परसेंटेज दिया हुआ है उसके परसेंटेज को उसी के एटॉमिक वेट से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, डिवाइड करने के बाद कोई ना कोई वैल्यू मिलेगा सभी एलिमेंट के लिए। अब जो वैल्यू मिलेगा उससे हम सिंपलेस्ट रेशियो निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सिंपलेस्ट रेशियो। कैसे निकलेगा, तो जो वैल्यू आया हुआ होगा ना उनमें जो सबसे छोटा वैल्यू होगा ना, जैसे 3 एलिमेंट से या 2 एलिमेंट से वो कंपाउंड बना होगा, तो सारे एलिमेंट का परसेंटेज बाय एटॉमिक वेट का वैल्यू आएगा, उसमें जो सबसे छोटा वैल्यू होगा उससे हम सबको डिवाइड कर देंगे, भाग लगा देंगे, तो वो मेरा क्या देगा, सिंपलेस्ट रेशियो। अब ये जो सिंपलेस्ट रेशियो आया, अगर ये होल नंबर में है, क्या है, होल नंबर में है तब तो ठीक है, अगर नहीं है तो हम उसको होल नंबर में बदलेंगे। जैसे अगर 1.5 आया वैल्यू, तब तो फॉर्मूला में कभी आप कोई फॉर्मूला देखे हैं जिसमें कि होल नंबर के बिना फॉर्मूला लिखाता हो। मान लीजिए आप जल का, वाटर का फॉर्मूला लिख रहे हैं तो H2O, कहीं भी आपको ये दिखेगा कि H1O 0.5 ऐसा कहीं भी दिखता है, पॉइंट में कभी भी फॉर्मूला वगैरह दिखता है आपको, नहीं ना। तो फॉर्मूला जब भी रहता है होल नंबर में ही रहता है। तो अगर होल नंबर में यहाँ सिंपलेस्ट रेशियो नहीं आ रहा है तो उसको हम पहले होल नंबर में बदलेंगे और बदलने के बाद जो हमको फॉर्मूला मिलेगा वो हमारा क्या होगा, इंपेरिकल फॉर्मूला होगा। समझ में आई बात, चलिए। तो अब एक क्वेश्चन हमारे पास है जिसमें एक कंपाउंड 3 एलिमेंट से मिलकर बना है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हमारे पास ये क्वेश्चन है जिसमें कार्बन की परसेंटेज कितनी दी हुई है, 40%, हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना दिया हुआ है, 6.7%, और ऑक्सीजन का प्रतिशत दिया हुआ है 53.3%। ठीक है, समझ में आ गया, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। और इसी क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर मास भी दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर मास भी दिया हुआ है जो है 60 ग्राम, और आपसे कह रहा है कि इसका इंपेरिकल फॉर्मूला और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों आप निकालिए। ठीक है, तो इंपेरिकल फॉर्मूला तो इस प्रोसेस से हमारा निकल जाएगा, और फिर इंपेरिकल फॉर्मूला जब आ जाएगा तो n की वैल्यू निकाल लेंगे और n से इंपेरिकल फॉर्मूला को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको मिल जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है सभी को, अब हम लोग करते हैं। तो देखिए 40 को कितने से डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय कार्बन का एटॉमिक वेट तो कितना होगा, 12। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, 6.7 डिवाइडेड बाय 1, और यहाँ पे करेंगे 53.3 डिवाइडेड बाय 60। ठीक है यहाँ तक। अब आप देखिए कि जब हम इसको भाग देंगे 40 को 12 से तो क्या आएगा, करके बताइए, 3.33 के करीब में आएगा ये आएगा 6.7 ही, और ये कितना हो जाएगा, ये भी आपको 3.33 ही आएगा। ठीक है, अब आप देखिए सबसे छोटा वैल्यू क्या है, 3.33 ही है, तो सारे वैल्यूज को 3.33 से ही डिवाइड करेंगे। ठीक है, 6.7 को डिवाइड कर देंगे 3.33 से, ये लगभग कितना हो जाएगा, 2 डबल, और 3.33 को फिर से डिवाइड कर देंगे 3.33 से, तो ये आ जाएगा 1। सब होल नंबर में है,
करने की जरूरत नहीं है। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, इसलिए फॉर्मूला हो गया CH2O। तो इंपेरिकल फॉर्मूला तो मिल गया। तो इंपेरिकल फॉर्मूला मास क्या हो जाएगा? इंपेरिकल फॉर्मूला मास क्या हो जाएगा? कार्बन का हो गया 12, हाइड्रोजन का हो गया 2 और ये 16, मिला के कितना हो गया? 30 ग्राम। एन का मान कैसे निकालेंगे? तो मॉलिक्यूलर मास बाय इंपेरिकल फॉर्मूला मास, यानी 60 डिवाइडेड बाय 30, जो कितना होगा? 2। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा? n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। n कितना आया? 2। तो इंपेरिकल फॉर्मूला कितना है? CH2O। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C2H4O2। समझ में आई बात सभी को? परसेंटेज जो दिया था उस परसेंटेज को उसी एलिमेंट के एटॉमिक वेट से डिवाइड करेंगे। जो वैल्यू आएगा उसमें सबसे छोटे वैल्यू से सभी को डिवाइड करेंगे, इससे मिल जाएगा इंपेरिकल फॉर्मूला। अब ये जो इंपेरिकल फॉर्मूला है उनके एटम के मास को जोड़ देंगे तो इंपेरिकल मास मिल जाएगा। मॉलिक्यूलर मास क्वेश्चन में दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर मास को इंपेरिकल मास से डिवाइड कर देंगे, n की वैल्यू मिल जाएगी और इस n के वैल्यू को इस इंपेरिकल फॉर्मूला से गुना कर देंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। समझ में आ गई सभी बच्चों को? ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग और भी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे और ये टॉपिक हमारा हो गया।